बार एक गांव में कुछ लोगों की भीड़ एक चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। चोर काले लिबास में था और बहुत तेजी से नदी की तरफ जा रहा था। भीड़ नदी के पास पहुंची, लेकिन तभी उनका ध्यान नदी में डूब रहे एक युवक पर गया। बचाओ 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 बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ। अरे वो देखो, वो कोई नदी में डूब रहा है, चलो चलो उसे बचाते हैं, आ जाओ। एक दूसरा आदमी जल्दी से नदी में कूदकर उस युवक को बचाकर बाहर ले आता है। हाँ, अरे भैया तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, आपने मेरी जान बचा ली, वरना आज तो मैं मर ही जाता। हाँ, अरे बच गया भगवान, बच गया। लेकिन तुम नदी में कैसे गिरे भाई? अरे क्या बताऊं, यहाँ से एक आदमी बहुत तेजी से भागता हुआ जा रहा था। मैंने देखा कि उसके पीछे भीड़ भाग रही है, तो मुझे लगा कि वो चोर होगा। बस अब मैं उसे पकड़ता इससे पहले ही उसने मुझे नदी में धक्का मार दिया है। बताइए भला। ये बात है, इसका मतलब ससुरा चोर यहाँ से बच के निकल गया। अरे जाने दो, कोई बात नहीं। अगली बार हाथ लगाना तो उसकी खार नहीं बड़ा आया। अरे वो कभी कहाँ किसी की पकड़ में आया है? खैर चलो चलो, सब लोग अपने अपने काम से चलो। अरे चलो भाई, चलो चलो। अरे तुम भी जाओ, क्या देख रहे हो, जाओ भाई। भीड़ वहां से चली जाती है, लेकिन उनके जाते ही वो युवक हंसने लगता है। अरे पकड़ोगे कैसे? तुम सब मूर्खों की टोली मुझ जैसे शातिर चोर को पकड़ ही नहीं सकती। वो चोर वहां से खुशी खुशी निकल जाता है। कुछ दिनों बाद वो एक बाजार में बैठकर जलेबी खा रहा था। चोर होने के कारण वो अक्सर चौकन्ना रहता था। तभी उसका ध्यान आसपास के लोगों की बातों पर गया। अरे भैया, ये बात तो पक्की है कि पुराने किले के तहखाने में एक जिन्न बंद है। और जो उसे आजाद करेगा उसे वो असीमित दौलत, धन, सब कुछ बहुत अच्छे से देगा। जिन्न बंद है बड़े आए। ए भैया, ये सब अफवाह की बातें हैं, असलियत में ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। फालतू की इन बातों के चक्कर में आ नहीं जाना। नहीं, उस चक्कर में तुम्हारी चक्री पिस जाएगी। ऐसी चीजों से तो हमें मीलों दूर रहना चाहिए। जाने वहाँ क्या खतरा हमारा इंतजार कर रहा हो, बताओ भला। चोर उनकी बातें सुनने के बाद खुद से कहता है, हाँ, अब ये जिन्न की बात अफवाह है या सच, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर इस गांव में कहीं दौलत मौजूद है तो वहां मेरा पहुंचना तो जरूरी है। चोर तय कर लेता है कि वो किले में जरूर जाएगा और जिन्न है या नहीं इसका पता लगा कर रहेगा। अगले ही रात को चोर पुराने किले में जा पहुंचता है। ये किला तो काफी पुराना लग रहा है, अंदर से भी काफी बड़ा होगा। इसका तहखाना ढूंढने में ही काफी वक्त लग जाएगा। अरे चलो जल्दी से इसका तहखाना ढूंढता हूं और देखता हूं वाकई में जिन्न है भी या नहीं। थोड़ी देर तलाश करने के बाद चोर तहखाना ढूंढ लेता है। तहखाने में काफी पुराना सामान पड़ा हुआ था और वह किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। ओफो, यहाँ तो बड़ी मेहनत लगेगी। हर एक एक करके ये सारा पुराना सामान हटाकर देखना पड़ेगा। हाँ, चलो हटाते हैं। सामान हटाने के लिए चोर जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके पैर से कुछ टकराकर नीचे गिरता है। चोर देखता है तो वो एक सुराही थी जो गिरने से उसमें लगी ढक्कन खुल जाती है और सुराही से एक जिन्न बाहर निकल कर आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आजादी, बड़े दिनों के बाद, हाँ, बाहर की हवा खाई, वाह मजा आ गया। अरे ये क्या है? ओ हो, तो ये वही जिन्न है जिसकी बातें गांव वाले करते थे। हाँ, मतलब ये है। जिन्न चोर को देखता है
और कहता है, तो तुमने हमें सुराही से बाहर निकाला। हाँ, तुम्हारी बदौलत बड़े दिनों के बाद आजादी की सांस ली है मैंने। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हें बाहर निकाला है, और जहां तक मुझे मालूम है अब तुम मेरी इच्छाएं पूरी करोगे, है ना? इसीलिए मैंने तुम्हें सुराही से बाहर निकाला। मेरी तो खूब सारी इच्छाएं हैं, बताऊं क्या? खूब सारी इच्छाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, बोलो। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो मेरी पहली इच्छा है कि रुको रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? इससे पहले कि तुम कुछ मांगो, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी भी एक शर्त है, और उस शर्त को पूरा करने के बाद ही तुम मुझसे कुछ मांग सकते हो। क्या शर्त? कैसी शर्त? अच्छा खैर ठीक है, देखो मुझे सारी शर्तें वर्तें मंजूर हैं, बस बदले में मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं तो यही चाहता हूं। अरे पहले सुन तो लो। तो जो मुझे आजाद करेगा, मैं उससे 3 सवाल पूछूंगा, और यदि वो सवाल हल ना कर सका तो उसकी जान मेरी होगी। बोलो। चोर ये सुनकर थोड़ा सा घबराता है, मगर वो खुद को बहुत चालाक समझता था, इसीलिए वो जिन्न की दी हुई चुनौती स्वीकार कर लेता है। ठीक है, मुझे मंजूर है, पूछो अपने 3 सवाल। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे 3 क्या 10 सवालों का जवाब यूं चुटकियों में दे दूंगा। चलो पूछो पूछो पूछो। जिन्न को यकीन था कि चोर उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए वह अपनी शातिर मुस्कान के साथ पहला सवाल पूछता है। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी बढ़ती नहीं पर हमेशा चलती रहती है? बोलो। ऐसी कौन? हाँ, समय समय। जिन्न को ये देखकर हैरानी हुई कि चोर को सवाल का सही जवाब मालूम था। ना चाहते हुए भी जिन्न को चोर का यह जवाब सही मानना पड़ता है। ठीक है, सही जवाब दिया तुमने, लेकिन हाँ, ज्यादा खुश मत होना। अब मेरा अगला सवाल ध्यान से सुनना, क्योंकि वो और ज्यादा कठिन होगा। मेरी छाया से बड़ी लेकिन मुझसे छोटी चीज क्या है? बोलो। छाया से बड़ी? हाँ अरे तुम्हारा अहंकार, और क्या। जिन्न को ये जवाब सुनकर बहुत चिढ़ हुई, लेकिन उसे इसको भी सही मानना पड़ता है। जिन्न ने अब ठान लिया था कि अब वह चोर को छोड़ेगा नहीं, और अब उसने तीसरा और सबसे कठिन सवाल चोर के सामने पेश किया। ठीक है, तो मेरा तीसरा और सबसे कठिन सवाल सुनो। मैं कौन हूं और मुझे इस सुराही में किसने यहाँ कैद किया? यह सवाल चोर को हैरान कर देता है, क्योंकि वह जिन्न की पूरी कहानी नहीं जानता था, और ना ही किसी और को मालूम था कि जिन्न को किसने कैद किया था। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई क्या? या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या जवाब दूं? हाँ, सोच लो, जितना वक्त लेना है लेकर सोच लो, लेकिन ध्यान रहे, गलत जवाब दिया तो तुम्हारी जान हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। चोर के सर पर अब भारी मुसीबत आन पड़ी थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उस जिन्न के सवाल का अब क्या जवाब देना है। अरे हाँ, इस जिन्न ने तो मुझसे कहा था कि ये तो सुराही में बंद था। बस इसे बहकाने का तरीका मिल गया है। अब मैं इसे इसी के अहंकार के जाल में फंसाऊंगा। रुक जा बेटा, मैं बताता हूं। अरे क्या बताया था तुमने मुझे कि तुम इस सुराही में कैद थे, है ना? हाँ, तो उस बात का मेरे सवाल के जवाब से भला क्या लेना देना? तुम तो मुझे जल्दी से जवाब दो बस। अरे लेना देना है, बिल्कुल है।
अरे जब तुम इस सुराही में कैद ही नहीं थे तो फिर ये सवाल भी तो गलत हुआ ना, हैं? फिर मैं एक गलत सवाल का सही जवाब भला कैसे दे सकता हूँ, बोलो? अरे ये तो सरासर धोखेबाजी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना कि मैं इसी सुराही में कैद था और मैं धोखेबाजी नहीं कर रहा हूँ, समझे? ओहो, मैं इसी सुराही में कैद था। मैं नहीं मान सकता कि तुम इतने बड़े से जिन्न उस छोटी सी सुराही में भला कैसे समा सकते हो, हैं? इसी सुराही में कैद था। देखो, इसीलिए तुम्हारा ये सवाल बिल्कुल गलत माना जाएगा। ये सवाल कोई सही सवाल है ही नहीं, हैं? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं इसी सुराही में कैद था और तुम्हारे ही सामने मैं इससे बाहर आया हूँ। अरे 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 अरे, यहां पर कितना अंधेरा है, मुझे क्या पता कि तुम कहां से बाहर आए हो सकता है कि तुम कहीं छुपे बैठे हो और मौका पाकर बाहर आ गए हो। ये मेरी आंखों का धोखा भी तो हो सकता है ना। इसीलिए मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अरे मैंने कहा ना कि मैं इसी सुराही में कैद था, और कितनी बार बोलूं, समझ में नहीं आता क्या? चोर ने भांप लिया कि यही सही मौका था जिन्न के अहंकार पे वार करने का। अच्छा, तो तुम इसी सुराही में कैद थे ना? पक्का इसी में कैद थे, बोलो? अरे क्या पक्का पक्का? हाँ ठीक है, मैं इसी में कैद था और तुम्हें अभी इसी समय इसमें वापस जाकर दिखा सकता हूँ, फिर तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा, समझे? जिन्न अपनी बात साबित करने के लिए झट से वापस सुराही में घुस जाता है और अंदर से एक आवाज आती है, देखा देखा, मैं अंदर आ गया, मैं पूरा का पूरा इसी सुराही में समा गया, अब तो तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, देख लो। चोर मौका पाकर फुर्ती से सुराही का ढक्कन बंद कर देता है और जिन्न को फिर से सुराही में ही कैद कर देता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसी सुराही में कैद थे और अब तुम्हारे घमंड की वजह से तुम आगे भी इसी सुराही में कैद रहोगे दोस्त। अलविदा। क्या 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 क्या, क्या? अरे नहीं नहीं, अरे मुझे बाहर निकालो, अरे मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, अरे मुझे बाहर निकालो। अरे तुम्हारे घमंड ने तुम्हें फिर से वही कैद करवा दिया दोस्त, अब तुम वही रहो। बड़े आए, तुम्हारी जान मेरी होगी। जिन्न बहुत विनती करता है, लेकिन चोर जिन्न की एक बात नहीं सुनता और सुराही को उसी तहखाने में छोड़कर वापस बाहर आ जाता है। उधर पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि शातिर चोर ने पुराने किले के जिन्न को किस तरह से सबक सिखाया। अरे दोस्त, तुमने सुना कैसे उस चालाक चोर ने पुराने किले के खूंखार जिन्न तक को बेवकूफ बना दिया? हाँ, अरे हाँ भाई हाँ, जिन्न के 3 सवाल उसी पर महंगे पड़ गए। मैं तो कहता हूँ कि हमें भी उस चालाक चोर से बचकर रहना चाहिए, वो काफी शातिर है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर हमें उस किले से दूर रहना चाहिए और साथ ही उस चोर से भी। गांव के सभी लोग उस चोर की चालाकी की खूब प्रशंसा करते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान माधव रहता था। माधव बहुत मेहनती था, लेकिन उसे बहुत गरीबी झेलनी पड़ रही थी। वो चाहे दिन रात भी पूरी मेहनत से खेतों में काम करता, लेकिन फसल उतनी होती ही नहीं थी और मुनाफा होना तो दूर की बात थी, उल्टा बारिश और बाढ़ की वजह से उसे और नुकसान हो जाता था। इस वजह से माधव की पत्नी गौरी हमेशा गुस्से में रहती थी। एक दिन सुबह सुबह जब माधव खेत जाने के लिए निकल रहा था, वो गौरी से कहता है, गौरी, कुछ खाने के लिए अभी ही बांध दो, दोपहर में तो खेत से लौटना मुश्किल होगा, आज भी बहुत काम है। क्या? यानी फिर वही सुबह से खेतों में चले जाओगे और देर रात को लौटोगे? अरे कब तक यही चलता रहेगा? मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि ये खेत बेचकर कुछ और काम शुरू करो, इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन मेरी सुनते ही कहाँ हो। अरे गौरी, तुम फिर वही बात लेकर बैठ गई। मैं ये खेत नहीं बेच सकता, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने बहुत मेहनत करके इन खेतों को खरीदा था। उस समय इन खेतों में बड़ा फायदा भी होता था, मगर पता नहीं क्यों जब से वो दुनिया से गए,
हमारे खेत भी सूख गए। अरे तो जब वो चले गए तो इन खेतों को क्यों रखे हो? फायदा तो भूल जाओ, जो तुम इन खेतों में लगाते हो वो भी वापस नहीं मिल पाता है। बस गौरी, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। मैं खेत नहीं बेच सकता बस। अब तुम मुझे कुछ खाने को दोगी भी या नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ खाने को, जाओ अब। इतना कहकर गौरी गुस्से से घर के भीतर चली जाती है। माधव भी निराश होकर खेतों की तरफ चल देता है। वहाँ पर वो कड़ी धूप में खेतों में काम करता है, लेकिन दोपहर होने तक उसे बेहद थकान लगने लगती है। आहा, बड़ी तेज धूप है। भूखे पेट अब और काम नहीं होता। लगता है मुझे घर वापस जाना ही चाहिए और गौरी से माफी मांग लेनी चाहिए। मगर फिर वो वही बातें करेंगी, मैं कैसे सुन सकता हूँ? माधव सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो भी भूख के आगे मजबूर था। चुपचाप अपने घर की तरफ चल देता है। भूख के कारण उससे तो ये रास्ता भी नहीं कट रहा था, मगर तभी अचानक से उसे सड़क के किनारे एक जख्मी कछुआ दिखता है, जिसे कुछ शैतान बच्चे डंडा मार के तंग कर रहे थे। चलो इसे गेंद बनाकर फेंक देते हैं बिरजू। हाँ हाँ, मैं अभी इसे लात मार के उस पेड़ के पास फेंक देता हूँ। माधव उन बच्चों के पास जाकर उन्हें डांट लगाता है। अरे नहीं नहीं, चलो जाओ, भागो यहाँ से बच्चों। तुम्हें कभी भी किसी जानवर को तंग नहीं करना चाहिए। उनमें भी जान होती है और उन्हें भी दर्द महसूस होता है। माधव की बात सुनकर वो बच्चे चुपचाप वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जब माधव कछुए की तरफ देखता है तो उसे उस पर तरस आ जाता है। हे भगवान, तुम तो बड़े दर्द में लगते हो दोस्त। कितना खून बह रहा है तुम्हारे जख्मों से, और ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू भी है। माधव को देखकर कछुआ और ज्यादा दर्द से कराने लगता है, जैसे कि उससे मदद मांग रहा हो। माधव से भी कछुए की ये स्थिति देखी नहीं जाती और वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। आओ दोस्त, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलता हूँ। वहां तुम सुरक्षित रहोगे और मैं तुम्हें कुछ खाने को भी दूंगा। हाँ, बस अगर मेरी पत्नी ने दिया तो। आज तो उसने मुझे भी खाना देने से मना कर दिया था। माधव कछुए से बातें करने लगा। वैसे तो माधव में खुद चलने की भी जान नहीं थी, लेकिन अब वो कछुए को उठाकर घर की तरफ चल देता है। थोड़ी ही देर में वो अपने घर के बाहर पहुंच जाता है और गौरी को आवाज लगाता है। गौरी, अरे ओ गौरी, जरा बाहर तो आना। माधव की आवाज सुनकर गौरी अंदर से ही चिल्लाते हुए कहती है, क्यों आ गए ना वापस? अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो और खाना लगा देती हूँ, खा लो। लेकिन जैसे ही गौरी घर से बाहर निकलती है और माधव के हाथ में एक जख्मी कछुआ देखती है, वो चौंक जाती है। अरे ये क्या, इसे कहाँ से उठा लाए और क्यों? गौरी, क्या तुम्हें इसकी हालत देखकर इस पर तरस नहीं आई? ये रास्ते में मिला था मुझे। कुछ बच्चे इसे बड़ा तंग कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इसकी मदद कर दूं। इसीलिए इसे घर ले आया। मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं गई। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। यहाँ घर में अपने खाने के तो लाले पड़े हैं और तुम इस कछुए को घर उठा लाए। क्या खिलाओगे इसे और इसका ध्यान कौन रखेगा? तुम कैसी बातें करती हो गौरी? तो क्या मैं इसे वहीं मरने को छोड़ देता? अरे मुझे पाप पड़ता, पाप। यह बेचारा हमारी मदद नहीं मांग सकता, पर हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन इसका खर्च कैसे उठाओगे तुम? ये नन्हा सा कछुआ, ये कितना खा लेगा भला जो तुम परेशान हो रही हो? मैं इसका ध्यान खुद रखूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मगर जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएगा, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, बस। माधव की बात सुनकर गौरी गुस्से से पैर पटकते हुए घर के भीतर चली जाती है। लेकिन माधव एक बाल्टी में पानी लाता है और सबसे पहले कछुए को पानी से नहलाकर उसके जख्मों को साफ कर देता है। इसके बाद उसे जहाँ ज्यादा चोट लगी थी वहाँ हल्दी लगा देता है। ये हुई ना बात। अब मैं तुम्हें इस बाल्टी में डाल दूंगा ताकि तुम इसमें तैर सको।
तब तक मैं तुम्हारे खाने की कुछ व्यवस्था करता हूँ। अरे उसकी व्यवस्था बाद में करना, पहले जरा आकर खुद कुछ खा लो, सुबह भी कुछ नहीं खाया। माधव कछुए को पानी में छोड़कर खाना खाने चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि वो आखिर कछुए को क्या खिलाएगा। खाना खाने के बाद माधव गौरी से कहता है, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ गौरी, इस कछुए के लिए कुछ खाने को लेने। क्या सचमुच? अरे अब तो तुमने इसके जख्म साफ कर दिए ना। चुपचाप जाकर इसे नदी में क्यों नहीं छोड़ाते? क्यों फालतू में इस पर पैसे बर्बाद कर रहे हो? अब इसकी रखवाली मेरी जिम्मेदारी है गौरी, और तुम मुझे रोक नहीं सकती। जब तक मैं वापस ना लौटूं इसका ध्यान रखना। देखना कोई शरारती बच्चा आकर इसे तंग ना करे। इतना बोल माधव चला जाता है और गौरी गुस्से में बैठकर कछुए को देखने लगती है। इनको तो एकदम अकल नहीं है, कुछ भी करते रहते हैं। एक काम करती हूँ, मैं ही इस कछुए को कहीं दूर छोड़ाती हूँ, फिर पूछेंगे तो कह दूंगी कि अपने आप ही चला गया। गौरी इतना सोचकर कछुए को उठा लेती है और घर से बहुत दूर छोड़ आती है। अच्छा हुआ बला टली, बिना मतलब की मुसीबत था वो कछुआ। कुछ देर बाद जब वो घर वापस जाती है और जैसे ही गौरी घर पहुंचती है, वहाँ का नजारा देख उसके होश ही उड़ जाते हैं। कछुआ उसके घर के आंगन में ही बैठा था। ये कैसे हो सकता है? इसे तो मैं दूर छोड़ आई थी, फिर ये अपने आप वापस कैसे आ गया और इसे घर का रास्ता कैसे मिला? गौरी खुद से सवाल कर ही रही थी कि तभी माधव बाजार से कुछ फल और सब्जियां लेकर आता है। ये लो मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए पौष्टिक खाना लेकर आया हूँ। इसे खाकर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। गौरी ने माधव से कुछ भी नहीं बताया। कछुआ खाना देखकर बहुत खुश हो जाता है और बड़े प्यार से उसे खाने लगता है, लेकिन गौरी अभी भी गुस्से में थी। ये इतनी महंगी सब्जियां और फल लाने में तो तुम्हारा सारा पैसा खर्च हो गया होगा ना? हाँ गौरी, मेरे पास जो पैसे थे सब खर्च हो गए, मगर तुम फिक्र मत करो, कल फसल काटने का दिन है, उसके बाद उसे बेचकर मुझे कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। अरे मैं जानती हूँ हमें कितने पैसे मिलेंगे, आधे से ज्यादा पैसे तो कर्ज चुकाने में निकल जाएंगे। जो भी बचेंगे उनसे हमें घर खर्च चलाना पड़ेगा, हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। और उसमें तुम इस तरह से इस कछुए पे पैसे उड़ाओगे तब तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा ना। ऐसी बातें मत करो गौरी, सब अच्छा ही होगा, हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। गौरी गुस्से में घर के अंदर चली जाती है और वो माधव से बात करना बंद कर देती है। गौरी की भी गलती नहीं थी, इतनी गरीबी में वो कैसे घर चला रही थी ये वही जानती थी। माधव भी इस बात से दुखी था, लेकिन वो कछुए का ध्यान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। रात में भी वो कछुए को खाना खिलाकर ही सोने जाता है और अगले दिन सुबह सुबह वो कछुए के जख्म साफ करके खेतों में निकल जाता है। इस बार भी कितनी कम बारिश हुई है, इस हिसाब से तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं गौरी को क्या कहूँगा, उसका गुस्सा तो मेरी जान ही ले लेगा। ये सब सोचते सोचते माधव चलते जा रहा था, लेकिन जैसे ही माधव खेत में पहुंचता है वो देखता है कि उसकी फसल रोज के मुकाबले आज ज्यादा अच्छी दिख रही थी। अपनी फसल को देखकर माधव को बड़ी खुशी होती है। अरे वाह, ये क्या चमत्कार है! कल तक तो कम पानी मिलने की वजह से यह फसल एकदम सूखी हुई निर्जीव सी लग रही थी, और आज ये कैसे हवा में लहलहा रही है। लगता है इस बार फसल कटने के बाद अच्छे दामों में बिकेगी। माधव के अंदर अपनी फसल को देखकर एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। वो दिल लगाकर पूरे दिन खेतों में मेहनत करता है और फसल काटता है। रात में जब थका हारा वो घर पहुंचता है तो गौरी को बुलाते हुए कहता है, गौरी, अरे ओ गौरी, गौरी जरा सुनना तो। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? गौरी, आज खेत में फसल बड़ी अच्छी लग रही थी, लगता है इस बार वो बाजार में अच्छे दामों में बिकेगी। हो सकता है कि हमें दुगना फायदा हो। ये सुनकर गौरी भी खुश हो जाती है, लेकिन तभी माधव को अपने प्यारे कछुए का ध्यान आता है। अरे गौरी, क्या तुमने कछुए को दोपहर में खाना नहीं खिलाया था? क्या नहीं,
मैं काम में इतना व्यस्त थी कि भूल ही गई। और वैसे भी तुम मुझसे सुबह खिलाकर तो गए थे ना। ये क्या गौरी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे वो घायल है, उसे ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार की जरूरत है। लाओ पहले मैं उसे खिलाऊंगा, उसके बाद ही मैं खाऊंगा। इसके बाद माधव बड़े प्यार से कछुए को खाना खिलाता है। कछुआ भी इसे देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। उन दोनों में ऐसा साथ देखकर गौरी का भी गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। अगले हफ्ते जब माधव खेतों की फसल बाजार में बेचने जाता है तो वाकई में वो दुगने दामों में बिकती है और उसे बहुत फायदा होता है। इस बात से खुश होकर माधव गौरी के लिए मिठाई और कछुए के लिए चारा लेकर घर पहुंचता है। गौरी, सुनो गौरी, खुशखबरी है। हमारी फसल इस बार दुगने दामों में बिकी है और मैं इस पैसे का सही इस्तेमाल करूंगा। मैं इससे एक गाय खरीदूंगा और फिर हम दूध बेचना शुरू करेंगे। इससे जरूर हमें बहुत फायदा होगा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा ख्याल है। हाँ, देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ और अपने प्यारे कछुए के खाने के लिए भी फल सब्जियां लाया हूँ। गौरी कुछ सोच में पड़ जाती है। उसे ऐसे शांत खड़ा देखकर माधव कहता है, क्या बात है गौरी, क्या सोच रही हो? ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कछुआ जब से हमारे घर में आया है तब से हमारे घर में खुशियाँ आ गई हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा गौरी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सब कुछ धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है। हो ना हो, पर तुमने इस बेजुबान कछुए की मदद की ना, इसलिए ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। हाँ, जो भी हो, ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा। खैर, तुम जाकर उसे खाना खिला दो। हाँ, मैं अभी जाकर उसे खिला देती हूँ। गौरी जब कछुए को खाना खिलाती है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। उसका अभी तक का व्यवहार इसलिए ऐसा था क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति से वो बहुत दुखी रहती थी। आज जब घर की परेशानियां कुछ कम हुई तो उसे भी कछुए की देखभाल करके बहुत अच्छा लगा। अब गौरी और माधव दोनों मिलकर कछुए का ध्यान रखने लगे थे। कछुआ भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। एक दिन माधव गौरी से कहता है, गौरी, अब इस कछुए को हमें वापस नदी में छोड़ना होगा। ये अब ठीक हो गया है। क्या? मगर क्यों? मुझे इसे नहीं बेचना है। अब इसके बिना घर सूना हो जाएगा माधव। अच्छा, मगर एक वो दिन था जब तुम इसे घर में रखना ही नहीं चाहती थी। बेकार की बातें मत करो, तब हालात कुछ और थे, लेकिन अब तो मैं कह रही हूँ ना, इसे मत ले जाओ। नहीं गौरी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नदी तालाब इसका घर है और हम इसे इसके घर से दूर नहीं रख सकते हैं। संसार में हर प्राणी अपने निर्धारित जगह पर ही खुश रह सकता है। अब ये स्वस्थ है, इसीलिए इसे वापस भेजना होगा। माधव की बात सुनकर गौरी बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो समझ रही थी कि माधव की बात ठीक है, इसलिए दुखी मन से गौरी कछुए को अलविदा कहती है। माधव उसे वहीं ले जाता है जहाँ पहली बार वो कछुए से मिला था। दोस्त, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे। तब तक तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर माधव कछुए को जमीन पर उतार देता है। कछुआ नदी की तरफ बढ़ने लगता है और माधव वही खड़ा उसे देख रहा था। कुछ दूर जाने के बाद कछुआ वापस मुड़कर देखता है। उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुस्कुराकर माधव को शुक्रिया और अलविदा कह रहा हो। माधव ने भी हंसकर कछुए को अलविदा किया। देखते ही देखते कछुआ नदी में कहीं गायब हो गया। उस दिन के बाद से माधव के घर में कभी भी परेशानी नहीं आई।